अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज केमिस्ट्री फ़र्स्ट ईयर के चैप्टर 9 का जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है कैटालिसिस। और इसमें हम ये देखेंगे कि कैटालिस्ट होता क्या है और कैटालिसिस किस तरह से वर्क होता है, ये सारा सिस्टम, ये प्रोसेस, और कैटालिसिस की कितनी टाइप्स हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि व्हाट इज़ अ कैटालिस्ट। कैटालिस्ट ऐसी सब्सटेंसेस होती हैं, ये कंपाउंड्स भी हो सकते हैं, एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, मिक्सचर्स भी हो सकते हैं, जो किसी भी केमिकल रिएक्शन को एक्सेलरेट करते हैं, स्पीड अप करते हैं। बज़ाहिर कुछ देर के लिए वो कंज्यूम हो जाते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ रिएक्शन वो पूरे के पूरे अनयूज्ड आपको मिल जाते हैं। तो उनका असल काम ये होता है कि वो किसी भी रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर करते हैं, यानी कम एनर्जी दे सप्लाई करके कैटलिस्ट रिएक्शन को फास्ट कर देता है। इसकी एक और भी जो कैटलिस्ट की जो प्रॉपर्टी होती है वो ये होती है कि ये सिर्फ एक्टिवेशन एनर्जी को लो कर रहा है और रिएक्शन को फास्ट कर रहा है और ख़ुद कंज्यूम नहीं हो रहा एट द एंड में। बीच में कुछ देर के लिए ज़रूर हो सकता है क्योंकि इसने रिएक्शन को फास्ट भी तो करना है, लेकिन एंड में आपको ये पूरे का पूरा अनयूज्ड मिल जाता है। लेकिन ये इसकी एक प्रॉपर्टी है कि जो थर्मोडायनामिकली पॉसिबल नहीं होते रिएक्शन, यानी जो रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है, उन रिएक्शंस को आप कैटलिस्ट यूज़ करके पॉसिबल नहीं बना सकते। सिर्फ पॉसिबल रिएक्शंस को स्पीड अप किया जा सकता है। ठीक हो गया। तो इसकी एक आम सी एग्ज़ाम्पल आप ये देख सकते हैं कि जो डिप्लीशन ऑफ ओजोन है उसके अंदर जो क्लोरीन है वो एक कैटलिस्ट का तो काम कर रहा होता है एटमॉस्फेयर के अंदर। एटमॉस्फेयर के अंदर जो ओजोन है वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्लोरीन की मौजूदगी में दो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बना देती है। यानी ओजोन का मॉलिक्यूल O3 है, वो टूटेगा, ऑक्सीजन के एटम के साथ मिलकर दो मॉलिक्यूल बना देगा। इसका मतलब ओजोन ख़त्म होगी, दो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल बन गए और एनर्जी रिलीज़ होगी। अब क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो हैं वो जो एक्टिवेशन एनर्जी इसके लिए चाहिए होती है ये सारे प्रोसेस के लिए, वो है 17.1 किलो जूल्स पर मोल। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर डिफ्यूज़ कर देते हैं, अंदर ऐड अप हो जाते हैं, और और वो जो सन से आने वाली वेवलेंथ्स है ना, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, उनको शॉर्ट वेवलेंथ्स अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। उसके नतीजे में क्या होता है कि कार्बन क्लोरीन बॉन्ड जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का वो टूट जाता है और क्लोरीन एटम्स मिलते हैं। वो क्लोरीन एटम्स ऑक्सीजन के साथ मिलकर एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनाते हैं ClO, और उस वक्त एक्टिवेशन एनर्जी सिर्फ 2.1 किलो जूल्स पर मोल बन रह जाती है। और फिर ये ClO जो है वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्लोरीन अलग रह जाती है और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बन जाता है, और सिर्फ 0.4 किलो जूल्स के ऊपर। कहाँ 17.1 और कहाँ 2 और 0.04 किलो जूल्स। तो ये देखें एक्टिवेशन एनर्जी कितनी कम हो गई है। तो क्लोरीन ने यहाँ पर एक एज अ कैटलिस्ट काम किया है, और ये जो सारा प्रोसेस हुआ है इसको कैटलिसिस कहा जाता है। ठीक है ना। तो अब हुआ ये कि जो प्रोसेस बहुत हाई एक्टिवेशन एनर्जी के साथ होना था वो कैटलिस्ट ने लो एक्टिवेशन एनर्जी के साथ कर लिया। ठीक है। लेकिन ओवरऑल थर्मोडायनामिक्स, ओवरऑल नेट थर्मोडायनामिक्स जो है, एंथैल्पी या जो भी मुख्तलिफ फैक्टर्स होते हैं वो चेंज नहीं होंगे। नेट आपको थर्मोडायनामिक्स सेम ही मिलेगा। अच्छा, कैटलिस्ट के दो टाइप, कैटालिसिस की दो टाइप्स होती हैं, एक होमोजीनियस कैटालिसिस और एक होती है हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। वो कैटालिसिस जिसके अंदर कैटलिस्ट और रिएक्टेंट्स दोनों सब के सब एक ही फेज़ में हो। मसलन सॉलिड हैं तो सारे सॉलिड, लिक्विड हैं तो सारे लिक्विड, गैसेस हैं तो सारी गैसेस, तो वो होमोजीनियस कैटालिसिस कहलाता है। और इसकी मुख्तलिफ एग्जांपल है, मसलन सल्फ़र डाइऑक्साइड हो गया, ऑक्सीजन के गैस साथ गैसियस फॉर्म में मिला, इसने NO गैस बनाई और 2 सल्फ़र ट्राईऑक्साइड मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फ़र ट्राईऑक्साइड गैस के बना दिए। फिर ओजोन वाली एग्जांपल होगी कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ओजोन गैस हुए, ये टूटे हैं तो नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन के साथ इन्होंने लिया है नाइट्रोजन, नाइट्रिक ऑक्साइड गैस, और 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर बनाए इन्होंने। अब होमोजीनियस जो कैटालिसिस होता है, हेट्रोजीनियस कैटालिसिस जो होता है, हेट्रोजीनियस कैटालिसिस के अंदर जितने भी कैटलिस्ट और रिएक्टेंट्स हैं वो डिफरेंट फेजेस में होंगे। कोई सॉलिड होगा, कोई लिक्विड होगा, कोई गैस होगा। तो इसमें उनका सेम होना ज़रूरी नहीं है।
तो इसमें आप बहुत सारे एग्जांपल्स देख सकते हैं। मसलन लिक्विड वेजिटेबल ऑयल हो जाए, लिक्विड हाइड्रोजन गैस थी, और जो उसके अंदर कैटलिस्ट यूज़ हुआ था वो सॉलिड था, और उसने हमें एंड प्रोडक्ट मार्जरीन की मिली, घी की मिली, जो कि सॉलिड स्टेट में था। तो इसी तरह हम सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस थी, ऑक्सीजन गैस थी, और हमने जो कैटलिस्ट यूज़ किया वो सॉलिड था, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड का। और फिर इससे हमें सल्फ़र ट्राइऑक्साइड के 2 मॉलिक्यूल गैसियस फॉर्म में मिले। तो यहाँ पे आप रिएक्टेंट्स देखें, गैसेस हैं, और जो कैटलिस्ट था वो सॉलिड है। तो ये एक हेट्रोजीनियस कैटालिसिस की एग्जांपल हुई। तो ये एक छोटा सा बहुत आसान सा टॉपिक था। इसके साथ ही हमारा पूरा चैप्टर कंक्लूड हो गया है। एक सिर्फ एंजाइम का टॉपिक रह गया। तो एंजाइम भी असल में बायो कैटलिस्ट होते हैं, जो आपकी लिविंग बॉडीज़ के अंदर कैटलिसिस का काम कर रहे होते हैं, और इनकी हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज़रूरत होती है। ये बहुत सारे प्रोसेसेस ऐसे जो बहुत लंबे अरसे तक किए जा सकते हैं, उनको कम एक्टिवेशन एनर्जी के साथ जल्दी कर देते होते हैं। और कैटलिस्ट जो होता है ये भी स्पेसिफ़िक होता है। ये नहीं हो सकता कि एक ही कैटलिस्ट हर रिएक्शन में यूज़ हो। ये भी रिएक्शन स्पेसिफ़िक होता है कि मुख्तलिफ़ रिएक्शंस के अंदर मुख्तलिफ़ कैटलिस्ट यूज़ किए जाते हैं। डेली लाइफ के अंदर एंजाइम्स जो हैं वो आपको डिटर्जेंट्स के अंदर नज़र आएंगे, वाटर के अंदर प्योरीफाई करने के लिए, फिर बॉडी के अंदर पेप्सिन, ट्रिप्सिन, लाइपेज, माइलेज, ये सारी चीज़ें जो हैं बॉडी के अंदर भी प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन वगैरह में भी यूज़ हो रही होती हैं। फिर सेल्स के अंदर भी मुख्तलिफ़ तरह के एंजाइम्स काम कर रहे होते हैं। आपके ब्लड के अंदर मुख्तलिफ़ एंजाइम्स हैं जो काम कर रहे हैं आपकी बॉडी के रेगुलेशन के लिए, आपके उसकी होम्योस्टेसिस को रेगुलेट करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के सब्सटेंसेस बायो कैटलिस्ट यूज़ होते हैं, जिनको हम एंजाइम्स कहते हैं। आई होप कि ये प्रॉब्लम आपको टॉपिक समझ आ गया।